आज की कक्षा में हम भारत की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मृदा जो है, पहले हम ये जान लें कि मृदा जो है वो होती क्या है। मृदा जो पृथ्वी की सतह है उसका सबसे टॉप मोस्ट कवर है। सबसे ऊपरतम का जो सतह पर जो चट्टानों के टूटे हुए कण वगैरह पाए जाते हैं वह मृदा कहलाती है, जिसकी कई परतें होती है। परतों के बारे में हम अध्ययन प्रथम वर्ष में कर चुके हैं, इसलिए आज हम उसके बारे में ज़्यादा समझाएंगे नहीं। मृदा के बनने के कारण जो है प्रमुख रूप से उसका पेरेंट मटेरियल यानी जो पेतरक चट्टान है वह रिलीफ क्षेत्र कैसा है। समतल मैदान होगा वहाँ पर मृदा बनेगी, ढालू क्षेत्र होगा वहाँ मृदा अपेक्षाकृत कम बनेगी, स्टीप स्लोप्स होंगे वहाँ बिल्कुल नहीं बनेगी। तीसरा जो कारण है वह है जलवायु। जलवायु किस प्रकार की उस पर मृदा निर्भर करती है। चौथा है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार किस तरह का है, क्योंकि ह्यूमस नाम का जो कंटेंट है वह प्राकृतिक वनस्पति पर ही बनता है। जैसे डेजर्टिक सॉइल है उसमें वनस्पति की मात्रा अधिक नहीं होती है और अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन जो रेनी फॉरेस्ट है वहाँ ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये चार हमने प्रमुख कारक देखे जिसके आधार पर मृदा का निर्माण होता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि भारत में जो मृदा है उसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर भूगर्भिक रूप से देखें तो दो प्रकार बनते हैं। एक तो सॉइल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है उसकी मृदा, और सॉइल्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया मतलब पेनिनसुला के इतर जो क्षेत्र है जिसमें हिमालय का क्षेत्र आ गया, मैदानी भाग आ गया, उसकी मृदा। इसके अलावा जो एक वर्गीकरण दिया गया है वो जो सर्वमान्य है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ICAR के द्वारा, जो 1953 में इसने एक विभाजन दिया था जिसमें मृदा को जो है 8 मुख्य प्रकार में बांटा था। इस प्रकार से जो मानचित्र में दिखाई दे रहा है उसमें से है कांपी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइटिक मृदा, वन एवं पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा, शुष्क जलवायु मरुस्थलीय मृदा, एक सैलाइन या अल्कलाइन। सैलाइन से तात्पर्य है जो जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, एल्कली के कंटेंट उसमें ज़्यादा होते हैं, तो सैलाइन या अल्कलाइन मृदा। और एक पीटी एंड मार्शी जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तो तराई प्रकार की मृदा। अब हम देखेंगे कि जो मृदा है उसका वितरण किस प्रकार से है। अगले चित्र में हम देखेंगे कि 4 प्रमुख मृदा के वर्ग जो है भारत में अधिक पाए जाते हैं, जिसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइटिक सॉइल यानी कांपीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइटिक मृदा। अगर हम कांपीय मृदा के बारे में विस्तार से देखें तो ये भारत का 15 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 45% क्षेत्र जो है वो कवर करता है। तो 45.6% ये टू बी एग्जैक्ट 45.6% काफ़ी अधिक जो है क्षेत्र कवर कर रहा है, मतलब आधा जो भाग है लगभग भारत का वह कांपी मृदा के द्वारा आच्छादित है। अब कांपी मृदा जो है सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई मृदा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रित कंटेंट्स होते हैं। तो इसका अगर अपन केमिकली अगर अपन इसका एनालिसिस करें, रासायनिक तौर पर इसका अगर हम अध्ययन करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसके अलग अलग मात्रा में कंटेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें कम होती है, फास्फोरस बहुत कम होती है, इसलिए इसमें फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइज़र है उनका काम में लिया जाता है, और पोटेशियम इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके करेक्टर ये है कि एक ये एजोनल सॉइल है। एजोनल मतलब जिस स्थान पे बनती है मृदा, अगर पैतृक चट्टान भी वहीं पर ही हो जिस पर वो बनी हुई है तो हम उसको जोनल सॉइल बोलते हैं, मतलब जिस स्थान पर है वहीं पर ही है, लेकिन अजोनल सॉइल होती है कहीं दूसरी भाग से कैरी कर लाई गई और अन्यत्र स्थान पर इसका जमा हुआ है, उसको हम एजोनल सॉइल कहते हैं। तो स्वाभाविक है पर्वतीय क्षेत्रों से जो मृदा लाई जाती है वो आके मैदानी भाग में बिछ जाती है, तो ये उसी क्षेत्र की नहीं होकर अन्यत्र क्षेत्र से लाई जाती है, इसलिए हम इसको एजोनल सॉइल कहते हैं।
एग्रीकल्चरली ये बहुत साउंड है। एग्रीकल्चर वेल्थ जो हमारी इंडिया की है वो सारी इसी भाग के अंदर पाई जाती है, जो मैदानी भाग है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वो इसी मृदा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका जो है बाढ़ के कारण ये हर साल नवीनीकृत हो जाती है, तो इसलिए इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे खद्दर खद्दर होती है वो नई नई सॉइल, मतलब एकदम लेटेस्ट बाढ़ जो नवीनतम जो बाढ़ आई हुई है उस कारण जो मृदा का जो है डिपोजिशन बिक जाना, तो वो हो जाता है। इस कारण से मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। इसको हम खद्दर प्रकार की मृदा बोलते हैं। पुरानी जो मृदा होगी उसको हम बोलेंगे बांगड़। इसी प्रकार की जो पुरानी मृदा है बांगड़ या कंकर। फिर शिवालिक की तराई वाली जो क्षेत्र है, शिवालिक का जो एकदम पिडमॉन्ट एरिया, मतलब पर्वत पद का जो भाग है, उस पर जो मृदा पाई जाती है उसको हम भाबड़ नाम से जानते हैं। और उसी के आगे ही एक तराई बेल्ट और आती है जिसमें मार्शी लैंड ज़्यादा पाया जाता है, मतलब तराई प्रकार की सॉइल वो होगी जिसमें ह्यूमस का कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। और चूँकि दलदली क्षेत्र होता है इसलिए इसमें वनस्पति का जो है उपजाऊपन अधिक रहता है, तो वनस्पति वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस स्थान पर। अब इसका विस्तार अगर हम देखें तो पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक और आसाम के अंदर, तो रिवर वाले क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टाई क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसमें चावल और गेहूँ ये दो प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा गन्ना, जूट, कपास और फल एवं सब्जियाँ, इनका भी जो है इनकी भी कृषि इस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो जो डेल्टाई क्षेत्र में मैंने आपको बताया, गोदावरी वाला डेल्टा हो गया, इंडो गंजेटिक डेल्टा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैदानी भाग जो है इस तरह की मृदा जो सिर्फ मैदानी भाग में, जो गंगा का मैदान हो या सिंधु नदी का मैदान है, ब्रह्मपुत्र मैदान है, सिर्फ वही नहीं, जो कावेरी, कृष्णा, ये जो इत्यादि जो डेल्टाई क्षेत्र बनाते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की मृदा जो है देखी जा सकती है। दूसरा वर्ग है काली मृदा। ये बहुत उपजाऊ प्रकार की मृदा होती है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनती है। मतलब ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो है हमारा जो गुजरात महाराष्ट्र वाला पठारी भाग है वहाँ पर काफ़ी दूरी तक बेसाल्ट नाम का जो पदार्थ बेच गया था, और बेसाल्ट का जो अपक्षय हुआ तो उस कारण से उस पर जो मृदा बनी वो काली प्रकार की मृदा बनी। ये 16% भाग जो है कवर करता है, और 15 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ और 72 डिग्री ईस्ट से 82 डिग्री ईस्ट के जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है उसके बीच ये पाया जाता है। कुल इसका क्षेत्रफल है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें नाइट्रोजन कम होती है, फॉस्फोरस कम होती है और पोटेशियम जो है वेरिएबल होती है। ब्लैक का कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट जो है इसकी मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ये काले रंग की होती है। और इसके साथ में इसके आयरन और रस्ट, ये देखो चित्र में तुम्हें दिखाई दे रहा है, नीस एंड सिस्ट। जो नीस एंड सिस्ट जो है वो अधिक मात्रा, टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट का मतलब ये है कि मैग्नीशियम और आयरन की कंटेंट्स तो है ही, इसके साथ जो है एक चट्टानी प्रकार है नीस और शिस्ट, ये ज़्यादा पाई जाती है। इसमें 62% जो भाग होता है वो क्ले का होता है। क्ले आप सभी जानते हो जो सबसे उपजाऊ लेयर होती है, और बारीक कण होते हैं रेत के, उसको हम क्ले बोलते हैं। सबसे छोटे कण होते हैं, तो इसलिए इसमें सेल्फ एरेशन की जो है स्वयं से ये अपने आप से जो है ऐसे समझ लो कि हम खेत में हल चलाते हैं तो सॉइल पलटती है इसलिए तो ताकि ऑक्सीजन का संपर्क मृदा से हो पाए और उपजाऊ बनी रहे। तो स्वयं से अगर कोई मृदा इस प्रकार से कर ले तो वो एक काली मृदा है, क्योंकि शुष्क मौसम के दौरान इसके अंदर जो सतह पर इसमें दरारें आ जाती है, और उन दरारों के तहत जो है निचली मृदा जो नीचे के क्षेत्र में पाई जाती है, और मृदा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, और इस कारण से ये उपजाऊ बनी रहती है। इसका जो क्षेत्र है जहाँ पर ये विस्तृत है मुख्यतः दक्कन और राजमहल का जो पठारी भाग है वहाँ है। और मैं समझा चुका हूँ कि भाई ये सेल्फ ऑक्सीजनेशन होता है, डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं,
और जो घाटियाँ हैं उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये काली मृदा के बारे में होगा। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के कुछ पैचेज के अंदर ये पाई जाती है। इसके अलावा एक मृदा है जिसका नाम है लाल मृदा। लाल मृदा जो है कुल 10% भाग में पाई जाती है और 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये इस पर विस्तृत है। इसके सब टाइप्स खूब हैं। लाल मृदा के जो रंग हैं वो वेरिएबल हैं, इस कारण से इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। ये नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, फास्फोरस में कमी होती है और पोटेशियम इसमें अत्यधिक होता है। लेकिन ये उपजाऊ कम होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है, तो इस कारण से इसका उपजाऊपन कम रहता है। लोम इसमें अधिक पाया जाता है। इसकी जो मूल चट्टानें, पत्थर चट्टानें जिससे बनी होती है वो ग्रेनाइट और नीस होती है। लाल कलर का रंग जो है वो आयरन के ऑक्साइड के कारण इसके अंदर उत्पन्न होता है। मुख्यतः मृदा जो है तमिलनाडु इसमें प्रमुख है। तमिलनाडु के लगभग सभी पूरे क्षेत्र के अंदर ये इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र और पूर्वी आंध्र प्रदेश, इसमें ये मृदा पाई जाती है। चौथा जो वर्ग है वह है लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल होती है जिसमें लीचिंग एक फिनोमिना है। लीचिंग का मतलब ये होता है कि जब बरसात तो अधिक हो रही है उसके कारण जो घुलनशील पदार्थ है वह घुलनशील और जो उपजाऊपन लाते हैं मृदा के अंदर, वो पदार्थ घुलकर और मृदा की निचले स्तर पर चले जाते हैं, जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती है। तो इस कारण से वहाँ पर जो वनस्पति है उसका अधिक पाया जाना, मतलब वनस्पति का पाया जाना कम, जो रिलेटिवली लो हो जाता है। तो इसको हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये इस प्रकार की मृदा जो बेसिकली जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और जहाँ से अपने मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा वहाँ से हमने वनस्पति हटा ली है, क्योंकि वनस्पति एक माध्यम होती है जो निचले स्तर की जो सॉइल है उसमें से वापस कंटेंट्स को ऊपर खींच लेती है। वो जो उपजाऊ कंटेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि, उसको जड़ों के द्वारा ऊपर ले आती है, और जब पत्ते सूखते हैं तो फिर से वापस से वो मृदा के ऊपर आ जाती है, जहाँ से और वनस्पति इस पर उग सकती है। लेकिन हमने मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है वनस्पति हट गई है, और अधिक वर्षा के कारण निरंतर जो पदार्थ, जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि, वो घुल कर जो है सतह के नीचे चले जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक ह्रास हुआ है इस तरह की सॉइल का, और इसको लेटराइटिक सॉइल के अंतर्गत रखा जाता है। ये कुल 8% भाग पर विस्तृत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन तो इसमें बहुत ही कम होती है, जो अत्यंत आवश्यक है, और फास्फोरस के अंदर उच्च मात्रा में मिलती है। फास्फोरिक एसिड ज़्यादा होता है इसके अंदर, जो कभी कभी जड़ों के लिए घातक भी हो सकता है अगर अधिक मात्रा में हो तो। और पोटेशियम इसमें बहुत ही कम या एब्सेंट होता है, मिलता ही नहीं है। तो इसका बैलेंस जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। निश्चित प्रोपोर्शन में वनस्पति को मिलता रहे तब वनस्पति उगती है। तो इस मामले में ये लेटरेटिक सॉइल जो है वह उचित नहीं है वनस्पति के प्रसार के लिए। कैल्शियम और सिलिका कंटेंट्स जो है घुलकर नीचे चले जाते हैं, और आयरन के ऑक्साइड्स ऊपर रह जाते हैं। इस कारण से और भी मृदा जो है कमज़ोर हो जाती है। यह मृदा जो है जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जो बागाती कृषि है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसमें चाय, कहवा और रबर इत्यादि जो है ये खूब पाए जाते हैं, इनकी कृषि खूब की जाती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल, विंध्य और सतपुड़ा के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये 4 प्रमुख जो हमने
डिटेल से वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके अलावा आप जो है बुक्स के अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो मैंने शुरू में बताया था कि जिसके अंतर्गत जो है वन्य एवं पर्वतीय मृदा, वन्य एवं पर्वतीय मृदा कम मात्रा में पाई जाती है, इसका विस्तार अधिक नहीं है। डेजर्टिक सॉइल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ शुष्क प्रकार की मृदा है। और सलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स जो है कुछ पैचेज में पाई जाती है, जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक है। पीटी और मार्शी सॉइल है, वो है तराई वाले बेल्ट के अंदर, जहाँ दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो है मृदा का हमने वर्गीकरण आज अध्ययन किया। आप इसको पुस्तक से और पढ़ें। कोई प्रश्न है तो ज़रूर मुझे सूचित करें, इसका निराकरण करेंगे हम। धन्यवाद।